प्रश्नकाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रश्नकाल के इस हिस्से में बात सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से लेकर 2010 के बीच हुए 214 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया है। इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? इस दौरान जो आवंटित हुई 4 खदानें हैं, बस उनको छोड़ा गया है और वो भी जनहित में रद्द नहीं की गई हैं। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी खदानों के आवंटन को गैर कानूनी करार दिया था। कोर्ट के फैसले का सरकार ने भी स्वागत किया है, लेकिन कारोबार जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ आम आदमी का इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले समझते हैं हुआ क्या है। एनडीए से लेकर यूपीए तक, कई राज्य सरकारों से लेकर केंद्र तक कोयला खदान आवंटन में हुए घोटाले को लेकर सभी कटघरे में हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किए जा चुके कोयला खदान आवंटन को लेकर जारी अटकलबाजी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1993 से लेकर 2010 के बीच हुए सभी कोयला खदानों के आवंटन रद्द किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 खदानों पर फैसले का असर नहीं होगा। इनमें से 2 खदानें शासन में हैं, जिसमें बिजली उत्पादन का मेगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। तीसरी खदान कसरा में सरकारी कंपनी सेल के पास है, जबकि चौथी खदान पारकी बरवाड़ी में एनटीपीसी के पास है। यानी 218 में से 214 खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। 40 खदानों में कोयला निकालने का काम जारी है और वहां 6 महीने तक काम जारी रह सकता है। 6 महीने में सरकार सभी खदानों को अपने अधीन कर लेगी। दोबारा आवंटन की प्रक्रिया सरकार तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ रद्द किया जाए, सारे कैंसिल किए जाए, सारे इलीगल हैं। उसके बाद कोर्ट ने सबको सुना, सबने अपना मुद्दा कोर्ट के सामने रखा और फाइनली आज के फैसले से ये क्लियर है कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बयान को, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड को माना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोयला खदानों के आवंटन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि आवंटन में किसी भी नियम या दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इस घोटाले में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन कारोबार जगत का मानना है कि आवंटन रद्द होने से देश की अर्थव्यवस्था और खासतौर से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नकारात्मक असर पड़ेगा। उनके मुताबिक इन खदानों में लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि याचिकाकर्ता इस तर्क को खारिज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार की खुद असेसमेंट रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि अब तक जो प्रोडक्शन पावर का हो रहा है उसमें केवल 6% कैप्टिव कोल ब्लॉक से आ रहा है, केवल 10% स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन कैप्टिव ब्लॉक से आ रहा है और सीमेंट का कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 विषय प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट किया है। इससे एक नई शुरुआत होगी। अभी एक फाइनल कर्टन आ गया है। अब प्रामाणिकता से, ईमानदारी से और सफाई से कोल ब्लॉक के एलोकेशंस होने चाहिए, जिसमें भारत सरकार पूरा विश्वास करे। केंद्र सरकार चाहती थी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना फैसला दे, ताकि आवंटन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जा सके। सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि आवंटन रद्द होने से पैदा होने वाले हर हालात से निपटने के लिए वो तैयार है। टेलीकॉम घोटाले के बाद अब कोयला खदान आवंटन घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्धारण के लिए एक रास्ता दिखा दिया है। अब देखना यह है कि क्या इनसे सबक लेकर भविष्य में ऐसे दूसरे घोटाले नहीं होंगे। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। तो कुल मिलाकर जो ये बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसका आप पर, हम पर क्या फर्क पड़ेगा, समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से हम बात करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता नलिन कोहली, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ वकील अमन लेखी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम। सबसे पहले अमन लेखी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है, यहां से तो सरकार की चुनौती बस शुरू होगी, क्योंकि लंबे समय से जो गलतियां हुई है कोयले की पूरी पॉलिसी के अंदर, उसको अब नए सिरे से गड्ढे भरने और नए गड्ढे खोदने का काम एक बहुत बड़ा चुनौती वाला काम रहेगा। बिल्कुल, ये नए सिरे से शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में बोला था कि ये एलोकेशन इलीगल हैं। अगर इलीगल होती हैं तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो इनवैलिड हैं, और अगर इनवैलिड हैं तो जिनकी एंटाइटलमेंट है उनकी एंटाइटलमेंट रहती नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया है।
इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इलीगल बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी हियरिंग की थी ये डिसाइड करने के लिए कि जो इलीगल डिक्लेयर हुई हैं इनके साथ डील कैसे किया जाए। अब इस करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इलीगैलिटी के बावजूद भी कुछ हो सकता है जिसके अंदर हम कोई कोल एलोकेशंस को अभी भी संभाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 214, 215 के में से सिर्फ 4 को रखा है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम चीज मिस कर दी। वो ये है कि इन सोफार एज जो क्रिमिनलिटी है, क्रिमिनलिटी इन 200 और कोल ब्लॉक्स में या 6 या 7 में ही थी। उसका मतलब जिन्होंने एलोकेशन मांगी थी, जो प्रोसीजर करंट था, उनके एप्लीकेशन और पेपर वर्क और अदर प्रोसीजर में कोई गलती नहीं थी। अगर उस पर गलती नहीं थी और जो चीज करंट है उसके मुताबिक चला और इन्वेस्टमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो होल्ड किया कि इनवैलिड है, जो जिनको एलोकेशन हुआ था उनके ऊपर अब ये बर्डन करना कि ठीक है जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो रद्द की जाए क्योंकि इलीगल है। अमन जी, मेरे हिसाब से ये अमन जी, गलत पूरा मामला बड़ा गलत है। पेचीदा है, लेकिन कुछ बहुत साफ साफ चीजें हैं। क्या आप ये मानते हैं कि एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन सब के लिए जिन्होंने कोयले का ऑक्शन नहीं किया, और ये यूपीए एनडीए दोनों को एक बड़ा झटका है? बिल्कुल, ये जो चीज हुई गलत हुई, अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम गलत हुई। ये एक पब्लिक लार्जेस्ट थी जिसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत डील किया गया। अब इसके अंदर पॉइंट ये है कि जब हम किसी इलीगैलिटी को डील करते हैं तो इलीगैलिटी को डील करते समय उसको किस तरीके से हमारे को रिलीफ को मोल्ड करना है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का रोल या किसी कोर्ट का रोल आता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोचा कि सबको सुनने के बाद कि इलीगैलिटी होते हुए भी हमने डिसाइड करना है कि अलॉटीज को कैसे डील करना है, मेरे हिसाब से क्रॉस द काउंटर सबको इन वन स्ट्रोक कैंसिल करना इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि जो पिक्यूलियर सिचुएशन इंडिविजुअल केस की थी वो कंसिडर होनी चाहिए थी। और जिन अलॉटीज ने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया उनको ऐसी लायबिलिटी फेस करना, मेरे हिसाब से जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इस चीज को डील ही नहीं करता कि अगर ये तो डिस्टिंक्शन है बिटवीन इलीगल एक्ट एंड क्रिमिनल एक्ट। और ठीक है, ये आपका पॉइंट रखा आपने। संजय निरुपम, आपके पास आना चाहूंगा। आज अगर कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और बहुत कम सीटों के साथ बैठी है, तो उसमें जो कोयला खदानों पे और एनडीए में, माफ कीजिए, एनडीए में नहीं, अभी जो सरकार है मोदी सरकार, इसमें एक फर्क ये है कि आपके समय में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। आपके समय में कोल ब्लॉक्स का क्या किया जाए, एक बार जब पूरी कंट्रोवर्सी हो गई तो आपकी सरकार का कुछ रिस्पॉन्स ही बिल्कुल बंद हो गया। मोदी सरकार कम से कम ये कह रही है कि हम आगे बढ़कर अब इसको नए सिरे से शुरू करेंगे। आकाश जी, भला होगा अगर आप यूपीए की जो गई हुई सरकार है उसके ऊपर चर्चा करना थोड़ा बंद कर दें, क्योंकि अब जो नई सरकार है उसके कामकाज के ऊपर ज्यादा ये चर्चा तो देश कर रहा है ना, बंद कैसे होगा? इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। चुनौती यह है कि 1993 से जो कोल ब्लॉक आवंटन करने की जो नीति थी, अगर वो पूरी नीति दोषपूर्ण थी तो किसने कितने ब्लॉक अलॉट किए, किसने कम किए, किसने ज्यादा किए, किसने बड़ी बेईमानी की, किसने छोटी बेईमानी की, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या वो नीति दोषपूर्ण थी, और अगर वो नीति ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पारदर्शी नहीं थी, तो फिर पारदर्शी नीति क्या हो सकती है, उसके ऊपर सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का प्रश्नकाल में यहाँ पर वक्त हो रहा है, लेकिन सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या हमारे राजनेताओं ने सीख लिया है उन गलतियों से? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही साथ ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसके बाद बिजली सस्ती होगी, महंगी होगी? जो बैंकों का बहुत बड़ा कर्जा है इन कंपनियों के अंदर अटका हुआ है, जिन्होंने पैसे लगाए थे कोयले के खदानों में, उस पैसे का क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कोयले की, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 214 आवंटनों को कोयला खदानों के रद्द कर दिया है। आइए हम सीधे चलते नलिन कोहली जी के पास। नलिन जी, आप कुछ एक्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे, मुझे लगता है संजय जी का जवाब भी मांगेंगे, समय कम है, लेकिन एक सवाल जो लोग पूछना चाहेंगे कि क्या बिजली सस्ती होगी? इसका जवाब तो सरकार की नीति जब आएगी उसी से मिलेगा। मैं वाकई नहीं बता सकता इसको। प्रयास तो हमेशा रहते हैं कि हम लोग महंगाई को कंट्रोल में रखें, लेकिन कुछ एक्सेप्ट्स मैं पढ़ लेता हूं। पेज 56 पे देखिए लिखा हुआ है, ये मैं सिर्फ जजमेंट पढ़ रहा हूं। फ्रॉम 2006
the basic minimum statutory requirements were not adhered to and followed in making allocation of coal blocks. 57 पे screening committee did not follow any objective criteria in determining as to who to be selected and who not to be. It is no coincidence that a large number of the allottees are either powerful corporate groups or shady companies linked with politicians and ministers, or those who came with high-profile recommendations. Most of the allottees were in fact ineligible for allocation. They had misrepresented facts and were not meritorious, whose claims had been rejected. But by serious manipulation and abuse, they got the coal blocks. मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं. मैं जरा जवाब दूं? जी आकाश जी. जी आप जवाब दें. आकाश जी, सबसे पहले मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी नहीं है, वरना एक दूसरा पैरा मैं भी पढ़ के बताता जिसमें इनके शासनकाल के बारे में कोई टिप्पणी होगी. मुझे उसमें नहीं पढ़ना. हो सकता है जिस तरीके से अलॉटमेंट होना चाहिए थे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऑर्डर आया है. लेकिन 1993 से लगातार कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी, जिसमें 6 साल इनकी भी सरकार थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक पैरा पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं. आपने पूछा कि क्या बिजली आएगी, एक मिनट में आपने पूछा क्या बिजली सस्ती होगी. हमारे देश में जो बिजली मंत्री हैं, जो संयोग बस कोयला मंत्री भी हैं, वो रोज अपना बयान कम देते हैं, जोक ज्यादा सुनाते हैं. एक दिन बिजली मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ कोयले की सप्लाई कम होगी इसलिए बिजली कम हो रही है. उसका कोयला मंत्रालय कहता नहीं, जो कोयले की सप्लाई में कोई कमी नहीं है. अगर हम बढ़ा कोयला मंत्रालय और बिजली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ले ले, नहीं तो मैं राहुल गांधी जी के ऊपर मैं कई जोक सुना सकता हूँ. पूरी शाम निकल जाएगी अगर मैं राहुल गांधी जी के जोक्स लगा दूं. पूरा देश सुनते भी हंसते हुए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. समय आ गया कि आपका जोक सुना जाए, कोई दिक्कत नहीं है. राहुल जी बोलना ही शुरू करेंगे तो हंसने लग जाते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है. तो थोड़ा सा इसको छोड़ के सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं. सुनने का टाइम आया देश को. तो मैं ये कह रहा था कि बिजली मंत्री क्या राहुल जी को जोक करते हैं, क्या नहीं बोल रहे कि राहुल जी के ऊपर में टिप्पणियां सही है. एक मिनट बिजली मंत्री जी ने कहा राहुल जी की जो टिप्पणियां सही है. आपने कहा नलिन भाई इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है, मेरी बात हो जाने दो. नलिन भाई मेरी बात सुन लो, फिर तो आपने कहा कि राहुल गांधी जी के जोक सुन लिए तो आप मानते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणियां सही है आपके पार्टी के लीडर्स की. आप तो राहुल जी पे रोज ही एक नई नई टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मैं जो जोक सुना रहा हूं मैं नहीं करता. और थोड़ा मैं तो आपको बता रहा हूं में आ गए हैं. मैं ये कह रहा हूं कि आपके बिजली मंत्री कहते हैं कि साहब 3 महीने में 26% या 29% बिजली उत्पादन बढ़ गया. अरे ये कैपेसिटी जनरेशन बढ़ा है क्या? आप कैपेसिटी जनरेशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मेरा समय यहाँ समाप्त हो रहा है प्रश्नकाल का. को भी यूज किया जाता है बेसिक इकोनॉमिक. आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन जनता 2 चीजों के लिए लगातार आपकी तरफ भी देख रही है. एक ये कि जिन राजनेताओं के हाथ में देश था, उन्होंने कोयले का जो पैसा इस तरह से लुटाया, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्रिमिनलिटी तय होनी चाहिए. और दूसरी बात कि बिजली सस्ती हो, ये पूरा देश चाहता है. ये काम आसान नहीं होगा, पुरानी सरकारों के गड्ढे भरने होंगे इस सरकार को. प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लाइव अमेरिका से हमारे साथ होंगे सुमित अवस्थी और बात होगी मंगलयान से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तक.